नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमने समास को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आज हम पुनः मूल्यांकन कर लेते हैं, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि सामासिक पद होते हैं, उनका समास विग्रह किस तरीके से किया जाता है। देखिए, जो पहला उदाहरण है यथा स्थान, कौन सा जो समस्त पद या सामासिक पद दिया गया है यथा स्थान। इस सब पद की बनावट को देखिए, जो पूर्व पद है वो आपकी क्या है, यथा है। यथा एक उपसर्ग या अव्यय है, जबकि हमने पढ़ा था कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय है, जहाँ आपके उपसर्ग युक्त और द्वितीय पद संज्ञा युक्त होता है, तो उस स्थिति के अंदर आपके अव्ययभाव समास है। तो इस शब्द को देखिए, जो प्रारंभिक पद है वो आपके क्या है, अव्यय है, और आपके सेकंड पद है वो आपके संज्ञा युक्त है। और उसके बाद में जब देखते हैं ये जो समस्त पद है ये क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, तो ये तीनों ही शर्तें है वो आपके किस समास के अंतर्गत आती है, अव्ययभाव समास के अंतर्गत आती है। तो देखिए, यथा स्थान है ये आपके अव्ययभाव समास का उदाहरण है, और इसका समास विग्रह होगा जो स्थान निर्धारित है। यथा स्थान का समास विग्रह क्या होगा, जो स्थान निर्धारित है, और समास इसके अंतर्गत रहेगा अव्ययभाव समास। उसके बाद देखिए, दूसरा उदाहरण दिया गया है आपके कला प्रवीण। हमने समास पढ़ा था कि जब पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों पदों के मध्य किसी भी विभक्ति या कारकी चिन्ह का लोप होता है, तो वहां आपके कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो इस समास के अंदर आपके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के मध्य आप देखोगे तो यहाँ आपके कारकीय चिन्ह या विभक्ति का लोप है, और वो आपके किस विभक्ति का लोप है, अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप है, कला में प्रवीण। जैसे ही आप इसका समास विग्रह करोगे तो क्या होगा, कला में प्रवीण। और कौन सा समास रहेगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी पूछा जाता है तो आपके अधिकरण तत्पुरुष समास रहेगा। अगला उदाहरण देखिए, देशभक्ति। ये भी आपके तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है, क्योंकि इनमें भी आपके कारकीय चिन्ह या विभक्ति का लोप किया गया है, और वो आपकी कौन सी विभक्ति है, संप्रदान विभक्ति। देखिए, देश के लिए भक्ति, आप जैसे समास विग्रह करोगे तो होगा आपके देश के लिए भक्ति, संप्रदान कारक, या यूं कहे कि उस विभक्ति का लोप है, तो यहाँ आपके तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा, देश के लिए भक्ति समास विग्रह रहेगा। अगला देखो, यथाक्रम। आपके पहले भी मैंने कह दिया है कि जो यथा या अव्यय या उपसर्ग है ये आपके अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ यथाक्रम और क्रम के अनुसार समस्त पद क्रियापद है, क्रिया विशेषण है, और यथा यहाँ अव्यय या उपसर्ग है, तो ये आपकी किस समास के अंतर्गत रहेगी, अव्ययभाव समास के अंतर्गत रहेगी। और ये जो आपकी समस्त पद है ये सारे मतलब अव्ययभाव समास के नियमों के अंतर्गत रहता है। उसके बाद में याव जीवन, इस शब्द को आप देखिए, शब्द की या सामासिक पद की बनावट देखिए। इसके अंतर्गत जैसे ही आपके टुकड़े करते हो तो एक रहेगा यावत और दूसरा रहेगा जीवन, यावत धन जीवन। तो यहाँ ये यावत आपके अव्यय है, जीवन आपके संज्ञा पद है, जहाँ पहला पद अव्यय और द्वितीय पद आपकी संज्ञा युक्त होता है। समस्त पद आपकी क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है। अव्ययभाव समास, यावत जीवन मतलब जीवन पर्यंत समास विग्रह रहेगा, और समास कौन सा रहेगा, तत्पुरुष समास, सॉरी अव्ययभाव समास। यावत जीवन, यावत आपके अव्ययभाव समास पे ही आएगा, ये अव्यय के रूप में है, याव जीवन, जीवन पर्यंत अव्ययभाव समास। उसके बाद में जलज शब्द को देखिए, इस समस्त पद को आप देखिए, तो ये जो जलज है ये शब्द की आपके आप जो होती है ना बनावट के आधार पर देखते हैं तो ये योग रूढ़ शब्द है। कौन सा है, योग रूढ़। और योग रूढ़ जो भी शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत रहते हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। जैसे आप इनके टुकड़े करोगे तो यहाँ आपके एक जल है और द्वितीय पद आपके कौन सा है, ज है। जल और ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। ये पर्यायवाची शब्द भी है, किसका है, कमल का है। जल में जन्म लेता है जो, वहां आपके कमल तीसरा अर्थ रहेगा, अन्यर्थ रहेगा या सांकेतिक रहता है। तो ये आपकी योग रूढ़ है, किसका है, कमल का है। तो कौन से समास में रहेगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रहेगा। उसके बाद में देखिए सकर्मक। हमने एक समास पढ़ा था कि कहीं पर भी अगर सहित या साथ के रूप में होता है तो उस स्थिति के अंदर आपके बहुव्रीहि समास रहेगा, न कि अव्ययभाव समास। तो यहाँ आपके सकर्मक, स आपके कर्म के साथ के रूप में प्रकट करता है या उनके अर्थ के लिए आया है, तो यहाँ कौन सा समास रहेगा, बहुव्रीहि समास रहेगा। कर्म के साथ है जो वह, सकर्मक कर्म के साथ है जो वह, कौन सा समास रहेगा, बहुव्रीहि समास रहेगा। आपके इस समय सामासिक पद में वापस मैं एक बार फिर कह देता हूँ, कहीं पर भी अगर पूर्व पद आपके यहाँ स आ रहा है या स आ रहा है और वो दोनों ही अगर साथ या सहित के रूप में होता है तो वहां बहुव्रीहि समास रहेगा। सकर्मक कर्म के साथ है जो वह, कौन सा समास रहेगा, बहुव्रीहि समास। उसके बाद में अगला देखो पतझड़। इस शब्द को देखिए, गौर कीजिए, ये किसी विशेष का बोध कराता है, किसी
किसका? एक ऋतु विशेष का बोध करवा रहा है। जहां कहीं कोई किसी विशेष का बोध होता है तो वहां पर भी कौन सा समास रहता है? बहुरी समास रहता है। झड़ते हैं पत्ते, जिसमें वह एक ऋतु विशेष पतझड़ होती है, तो यहाँ आपको कौन सा समास रहेगा? बहुरी समास रहेगा। त्रिनेत्र, ये भी आपकी योग रूढ़ है, मतलब यूं कहे तो त्रिनेत्र एक रूढ़ बना हुआ, रूढ़ है ना, एक निश्चित पहचान बनी हुई है, तो शिव जी की विशेष पहचान के रूप में है। उनका पर्यायवाची शब्द भी है, विशेषता का बोध करा रहा है। तो ये सारी जो विशेषताएं है ये किस समास को प्रकट करती है? बहुरी समास को प्रकट करती है। तो तीन नेत्र है जिसके वह आपके शिव जी रहेगा, तीसरा अर्थ या सांकेतिक अर्थ होता है, और यहाँ कौन सा समास रहेगा? बहुरी समास रहेगा। उसके बाद में यहाँ देखिए, इस शब्द में देखें, ये मैंने पहले भी बता दिया था, कहीं पर भी अगर पूर्व पद अगर कु है, और मतलब जो कु हो अधिकांश उनका समास विग्रह करते समय आपकी कुत्सित के रूप में बदल जाएगा, कुत्सित। और ये हमेशा विशेषता या गुण को प्रकट किया जाता है, मतलब ये कुत्सित है जो कर्म, इस स्थिति के अंदर हमेशा आपके कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। तो यहाँ कु कर्म कुत्सित है जो कर्म, कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। उसके बाद में नीलकंठ, ये भी आपके रूढ़ बना हुआ है, महादेव शिव जी का नीला है कंठ जिसका वह, तो यहाँ ये जो रूढ़ होती है जो जिनकी विशेष पहचान के रूप में होता है, तो उस स्थिति के अंदर बहुरी समास होगा। तो ये शब्द आपकी योग रूढ़ है, नीला और कंठ दोनों शब्दों के मेल से बना हुआ नीलकंठ शब्द है, और ये एक विशेष पहचान के रूप में है। वो किसके लिए है? भगवान शिव जी के लिए है। तब इस स्थिति के अंदर वो रूढ़ बना हुआ है, मतलब जो रूढ़ एक विशेष पहचान बन जाती है, उस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहता है? बहुरी समास रहता है। तो नीलकंठ के अंदर आपको कौन सा समास रहेगा? बहुरी समास रहेगा। अगला एक शब्द लिखा गया है आपके, कुशाग्र बुद्धि। शब्द देखिए, कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग, ये होता है क्या, आपके मदमस्त जो हाथी होता है उनको नियंत्रण में लाने के लिए एक हथियार होता है, उसे कहीं पर अंकुश लिखा हुआ मिलता है और कहीं कुश लिखा हुआ मिलता है। कुश मतलब बहुत ही पैना भाग, कुश के अग्रभाग के समान है जिसकी बुद्धि वह, मतलब एक प्रतिभाशाली लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, विशेष पहचान के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान है जिसकी बुद्धि। तो यहाँ कौन सा समास रहेगा? विशेष पहचान प्रतिभाशाली लोगों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा समास रहेगा यहाँ? बहुरी समास का। उसके बाद में अगला पीतांबर, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, यह आपकी संधि भी है। समास पीत है, पीला, अंबर है कपड़े, पीले कपड़े, लेकिन ये एक रूढ़ बना हुआ है, पर्यायवाची शब्द भी है श्री कृष्ण का। पीतांबर, पीले है अंबर जिसके वहां, श्री कृष्ण भगवान। और यहाँ कौन सा समास रहेगा? बहुरी समास। पहले ही बता दिया, कहीं कहीं आपके पर्यायवाची या रूढ़ के रूप में जो शब्दार्थ होते हैं उस स्थिति के अंदर आपके बहुरी समास रहेगा। अगला सार्थकी, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, आपके जैसे साकर्मक में पढ़ा था, कहीं पर भी अगर स या सह, साथ या सहित के रूप में होता है, तब उस स्थिति के अंदर आपके बहुरी समास होगा। सार्थक, अर्थ के साथ है जो वह, सार्थक सधन अर्थ होता है, ठीक है, सार्थ होता है, और यह का आपके वैसे प्रतीक के रूप में। अब सार्थक शब्द को देखते हैं, अर्थ के साथ है जो वह, कौन सा समास रहेगा? बहुरी समास, क्योंकि साथ या सहित के रूप में आपके बहुरी समास होता है। अगला उदाहरण देखिए, सपुत्र, एक होता है सपुत्र, एक यहाँ और उदाहरण लिख दो आप, सुपुत्र, दोनों को अच्छी तरीके से समझिए। यहाँ आपकी विशेषता को प्रकट किया जाता है और यहाँ विशेषता नहीं है। सपुत्र, पुत्र के साथ है जो वह, क्योंकि ये साथ सहित के रूप में कौन सा समास होगा? बहुरी समास होगा। और ये सुपुत्र, सुपुत्र यहाँ ये आपके सु है, अव्यय है या उपसर्ग है, ये आपके विशेषता के रूप में है, तो यहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। एक विशेष आप नियम याद कर लेना कहीं पर भी, कि अगर जो प्रारंभिक पद है अव्यय, प्रारंभिक पद अव्यय या अगर उपसर्ग युक्त है, अगर वो आपके किसी विशेषता को प्रकट करता है, तब उस स्थिति के अंदर आपको कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा, अव्ययभाव समास नहीं होगा। और अगर आपके प्रारंभिक पद या स या सह हो और अगर वो सहित के रूप में है या साथ के रूप में आता है, तब उस स्थिति के अंदर आपको कौन सा समास रहेगा? बहुरी समास रहेगा। और प्रारंभिक पद आपके अव्यय, द्वितीय पद संज्ञा युक्त और विशेषता के रूप में नहीं है, और न ही कोई साथ या सहित के रूप में है, बल्कि उनके होने से समस्त पद क्रिया विशेषण बन जाता है, उस स्थिति के अंदर अव्ययभाव समास रहेगा। इन आप विशेषताओं पर थोड़ा गौर कर लेना। अगला आपकी देखिए, सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र, यहाँ आपके कौन सा समास होगा? ये विशेषता को प्रकट कर रहा है, कर्मधारय समास रहेगा। आचार विचार, यहाँ आपको पहले भी पढ़ा दिया था कि जहां पर सारे पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं या विलोम जैसे होते हैं,
तो उस स्थिति के अंदर आपके द्वंद्व समास रहेगा। आचार विचार, आचार और विचार द्वंद्व समास का उदाहरण है। घास फूस भी आपके द्वंद्व समास का है, घास फूस आदि। उसके बाद में राज दरबार, इस शब्द को आप देखो, ये हमने कई बार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे आपके तत्पुरुष समास होता है। दोनों पदों का आप देखिए, राजा और दरबार, इसके अंदर किस विभक्ति का लोप किया गया है। जैसे ही आप उसका समास विग्रह करोगे अपने आप पता चल जाएगा। जैसे ही समास विग्रह होगा, राजा का दरबार, ये समास विग्रह होगा। अब का आपके किस कारक की पहचान है या किस कारक के साथ प्रसरक या विभक्ति रहती है, संबंध कारक में रहती है, तो यहाँ संबंध तत्पुरुष रहेगा राजा का दरबार, राजा का दरबार, ये इनका समास विग्रह रहेगा। और समास कौन सा रहेगा? तत्पुरुष समास रहेगा। उसके बाद में ये शब्द देखिए, नीलगाय, क्या है? नीलगाय। नील और गाय, ये जो प्रारंभिक पद है, ये गाय की विशेषता बता रहा है। नीली गाय मन कैसे? नीली विशेषता मैंने पहले भी बता दिया। कहीं पर भी कोई पद विशेषण विशेष्य होता है, उस स्थिति के यहाँ विशेष्य विशेषण भी हो सकता है। तो उस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, ये रहेगा इसका समास विग्रह। कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। अगला अधमरा, ये भी यहाँ आपकी विशेषता बता रहा है। अध्ययन आधा, आधा है जो मरा, तो यहाँ आपको कौन सा समास होगा? ये भी आपके कर्मधारय समास का उदाहरण है। उसके बाद में अगला सुकाल, इस शब्द को देखिए, यहाँ मैंने पहले भी बता दिया, कहीं पर भी अगर सु उपसर्ग आता है तो हमेशा मतलब विशेषता को ही प्रकट करेगा। और जब विशेषता को प्रकट किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंतर्गत कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। सुकाल अच्छा है जो काल, सुकाल मतलब काल की विशेषता को बताया जा रहा है। सु अच्छा होता है वैसे, सुपुत्र का भी अच्छा है जो पुत्र, सुकर्म अच्छा है जो कर्म, मतलब सु हमेशा अच्छे के रूप में ही परिवर्तित होगा। सुकाल अच्छा है जो काल, विशेषता को प्रकट कर रहा है। सु कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। अब यहाँ अगला आपके एक और उदाहरण है, महाजन। प्रारंभिक पद महा है और द्वितीय पद आपके जन है, तो ये भी विशेषता को महा है, ये विशेषता को प्रकट कर रहा है। और जहाँ विशेषता होती है, विशेष्य और विशेषण का मेल होता है, तो उस स्थिति के अंदर आपको कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास, जो अभी पढ़ा है। महान है जो जन, ये रहेगा। शीतोष्ण, इस शब्द को आप देखिए, एक हमने पढ़ा था, कहीं पर भी दोनों ही पद अगर विशेषण युक्त होते हैं तो वहां पर भी कर्मधारय समास रहेगा। जहां दोनों पद विशेषण युक्त होते हैं तो उस स्थिति के अंदर कर्मधारय समास रहेगा। और अगर वो विशेषण युक्त है और एक दूसरे के विलोमार्थी है, एक दूसरे के विपरीत है, तब उस स्थिति के अंदर वो आपकी कौन सा समास रह जाएगा? द्वंद्व समास होता है। ये याद रखना, कहीं पर भी दोनों पद विशेषण होते हैं तो वहां नियम ये कहता है कि वहां कर्मधारय समास होगा। और अगर ये दोनों पद विशेषण और साथ में एक दूसरे की विलोमार्थ या विपरीत है, तब उस स्थिति के अंदर आपके नियम द्वंद्व समास का रहेगा। द्वंद्व समास ही वहां होगा। शीतोष्ण, पहला पद शीत है और दूसरा उष्ण है, एक दूसरे की विलोमार्थ है। भले ही ये दोनों पद विशेषण युक्त है, लेकिन यहाँ समास कौन सा रहेगा? द्वंद्व समास रहेगा, क्योंकि आपस में ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोमार्थ है, विपरीत है। तो देखिए दोनों पद विशेषण है लेकिन विपरीत होने के कारण ये कौन सा समास के अंतर्गत रहेगा? द्वंद्व समास के अंतर्गत रहेगा। उसके बाद देखिए 31 शब्द है, 31 लिखा हुआ। पहले भी मैंने बता दिया कि मध्य की गिनती के जितने भी आंकड़े होते हैं तो उसके अंतर्गत आपके द्वंद्व समास रहता है। 1 से लेकर के 10 तक कोई समास होता नहीं है, और उसके बाद में 11 से लेकर के आपके 18 तक, तो इसके अंतर्गत आपको कौन सा समास रहेगा? आपके द्वंद्व समास रहेगा। और 19, 29 और 39 और इस जो आपके दहाई के आंकड़ा से जो एक अंक कम रहता है, उस स्थिति में सारे के सारे जो है आपके कर्मधारय में भी जा सकते हैं और द्वंद्व समास में भी जा सकते हैं। 29 है आपके 30 से कम, मतलब 30 से 1 कम, ये रहेगा 29 का समास विग्रह। 30 से 1 कम तो वो आपके समास रहेगा कर्मधारय, क्योंकि विशेषता को प्रकट किया जा रहा है। और अगर आप 9 और 20 का समास विग्रह करते हो इस तरीके से, 9 और 20, 29 का, तो द्वंद्व समास रहेगा। ऐसे जो पद होते हैं उनका आप समास विग्रह 2 तरीके से करते हो। 31, 1 और 30 यहाँ आपको कौन समास रहेगा? द्वंद्व समास ही रहेगा। मध्य गिनती की जितने भी संख्या होती है वो सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। खान पान, खान और पान, दाल और रोटी, ये सारे आपके किसके अंतर्गत रहेंगे? द्वंद्व समास के अंतर्गत रहते हैं, क्योंकि ये आपके जो समस्त पद है इनके अंदर जितने भी पद है वो अपने आप में प्रधान है। उसके बाद में आपके देखिए वस्त्राकार। वस्त्राकार आपके पर्यायवाची शब्द भी है। रूढ़ बना हुआ है, किसके लिए? दर्जी के लिए बना हुआ है। वस्त्रों को आकार देता है जो वहां, तो यहाँ आपके रूढ़ जैसे ही आया, तीसरा अर्थ या सांकेतिक अर्थ जिसे हम कहते हैं, तो उस स्थिति के अंदर आपके कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास रहेगा, जिससे वस्त्रों को आकार देता है जो वहां।
उसके बाद में एक शब्द देखिए रत्नाकर शब्द है, इस शब्द को ऊपर गौर कीजिए। रत्नाकर, रत्न धन आकर, आकर का अर्थ होता है खान। रत्नों की आकर या रत्नों की खान है जो, वो आपके पर्यायवाची शब्द समुद्र का होता है। रत्नों की खान है जो, या रत्नों के आकर है जो, वह तीसरा अर्थ या सांकेतिक अर्थ आपकी समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द भी है। तो इसके अंतर्गत आपके कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास रहेगा। उसके बाद में देखिए सरोज शब्द है, सरोज, यहाँ आपके सर धन ज विसर्ग संधि भी है। सर का तालाब होता है, ज का होता है जन्म लेने वाला। तालाब में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है। तो ये आपके कमल का रूट बना हुआ है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। सरोज कमल की पहचान के रूप में लिया जाता है। कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास रहेगा कि तालाब, यहाँ सर में जो जन्म लेता है जो, वो आपके कमल पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द आपके, सॉरी ये उदाहरण है वो सारे हो गए। तो इन सारे उदाहरणों को आप अच्छी तरीके से समझ करके करना, आपके जो समास है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।